अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैन यू प्लीज कंफर्म कि मेरा आवाज़ आ रहा है आप तक? Yes, sir, you are audible. ओके, क्योंकि ये हमारे लेक्चर्स वैसे भी रिकॉर्डेड होते हैं तो आपको बाद में भी मिल जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ऐसे समझो कि की लेक्चर है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि हमने एग्जाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन को किस तरीके से चूज करना है, सिलेक्ट करना है, और उसके ऊपर हमने किस तरह से आउटलाइन क्रिएट करनी है। क्योंकि आउटलाइन क्रिएट हो गई तो फिर ऐसे लिखना आसान है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का खेल है और एक्सप्रेशन अच्छा हो और आपका ग्रामर अच्छा हो, बस। बाकी सारा जो आपका एक इमेज आता है वो आपकी आउटलाइन से आता है कि आपकी नॉलेज की डेप्थ क्या है, आपने क्वेश्चन को कितना समझा है, कितना रेलेवेंट लिखा है, एनालिसिस आपने कितना अच्छा पेश किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी आउटलाइन आउटशाइनिंग हो, जो कि दूर से ही बता रही हो कि इस कैंडिडेट ने ना इस क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छा जस्टिस किया हुआ है। और आज जो हम आउटलाइन बनाएंगे वो CSS 2026 के पेपर से मैंने एक टॉपिक लिया हुआ है, द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान। तो चलिए और इसको जो है ना आज हम सॉल्व करते हैं। अब जो आज हम स्टेप्स करेंगे, टोटल 8 स्टेप्स होंगे, और इन्हीं 8 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है प्रैक्टिस के दौरान। सबसे पहले क्या है कि जब हमारे हाथ में पेपर आता है तो हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होता है कि इनमें से हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको डिकोड करना आए कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नहीं समझ आया, उसके ऊपर आपने पूरा ऐसे लिख दिया, वो टोटल इररिलेवेंट है, वो फेल है। अगर आपने क्वेश्चन को ही नहीं समझा तो आप जो भी लिख रहे हो वो फायदे का नहीं है। क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद आपके पास जो आइडियाज आते हैं उनमें से आपने सिलेक्शन करनी होती है कि इन आइडियाज को मुझे ड्रॉप करना है, इनको रिटेन करना है। और फिर उनके बुनियाद पे आपने थीसिस बनानी होती है, और थीसिस के बाद आपने आउटलाइन बनानी होती है। उसके कुछ लेवल्स होते हैं। मेन हेडर लेवल 1 होती है, लेवल 2 पे आपके सब आर्गुमेंट्स आ जाते हैं, और काउंटर आप करते हो, और लास्ट में आप जो है ना कंक्लूजन देते हो। तो ये आपके 8 स्टेप्स आज मैं इस वर्कशॉप में आप लोगों को करवाऊंगा। नंबर 1 है डिकोडिंग द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए हमने खुद से कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। सबसे पहले कि जो क्वेश्चन उसने दिया है ऐसे में, क्या वो रीजंस मुझे पूछ रहा है, उसका कोई कॉज और इफेक्ट वाला जो है ना आपस में रिलेशनशिप है, या वो कोई फ्यूचर में पूछ रहा है, कोई फ्यूचरिस्टिक, कोई इमेजिनेटिव, कोई सिचुएशन हमें दे रहा है जिसपे हमने टोटल इमेजिन करना है, यानी कि प्रोजेक्शन करनी है। आज या कल या कोई भी एक बेस लाइन दे रहा है, उसके बाद वो हमसे कोई प्रोजेक्शन मांग रहा है। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हमने कोई साइड लेनी होती है, डायलेक्टिव होते हैं वो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई उसने कोटेशन वगैरह दिया हुआ है, कोई मैक्सिम दिया हुआ है। अब ये यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चंस देख रहे हो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पास्ट पेपर से लिए हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे कि सर जो आप हमें असाइनमेंट दे रहे हो वो टफ है, वो एडवांस्ड है। अब वो मैं क्यों दे रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि आप लोगों के माइंड में एक बेंचमार्क सेट होना चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअल आता ऐसे है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को कोई बिल्कुल सिंपल असाइनमेंट दूं, क्वेश्चन दूं ना, उससे फिर आपकी वो एक्चुअल ऐसे के लिए प्रिपरेशन उतनी खास नहीं होगी। आपको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए मैं वही आपको दूंगा जो वो पूछ रहे हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट असाइनमेंट में ही जो है ना आप ऐसा ऐसे लिख दें जो कि बिल्कुल कमाल का हो। हमने सीखा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड है उसको हमने कंप्रोमाइज नहीं करना। तो देखो ये पास्ट पेपर से क्वेश्चन हैं, उसके मैंने डिफरेंट टाइप्स बताए हैं कि कुछ कॉज इफेक्ट वाले होते हैं, कुछ इमेजिनेटिव। ये CC 24 में आया था।
उसके अलावा ये आपका CSS 2026 में आया था, ये CSS 2026 में आया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमने डिकोड करना है कि उसके की कमांडिंग वर्ड्स क्या हैं, वो साइड ले रहा है या कोई प्रोजेक्शन करवा रहा है, कोई एवल्यूएशन करवा रहा है, कॉज और इफेक्ट को हमने बताना है इस तरीके से। अब हमारा क्वेश्चन जो था वो था इमर्जिंग मल्टीपोलर ऑर्डर। तो उस पे हमने अपनी एक्सरसाइज की कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसके पीछे अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस फॉर द पाकिस्तान इसका हिस्सा थे। सरफेस लेवल पे वो कह रहा है इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर अपॉर्चुनिटी रिस्क फॉर पाकिस्तान। इसकी इम्प्लाइड कमांड कह रही है कि आपने डिस्क्राइब करना है कि जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है वो हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और फिर आइडेंटिफाई करना है कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन से पाकिस्तान के लिए क्या क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं और कौन सी जो है ना रिस्क ये लेकर आ रहा है, और उन रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाए और उनको जो अपॉर्चुनिटीज है उसको कैसे कैश किया जाए, ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी। अब देखो इसमें जो एक एक्सिस दे रहा है ना, एक कैनवेस दे रहा है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है, वो हमारी मल्टीपोलरिटी है। तो इसके अंदर हमने ये की टर्म डिफाइन करना है मल्टीपोलरिटी। अगर हम ये नहीं कर रहे तो हमारा ऐसे जो है उसका जो बेस लाइन है वो नहीं होगा। अपॉर्चुनिटीज अगर चैलेंजेस आप बता रहे हो और ये इमरजेंस ऑफ मल्टीपोलर ऑर्डर नहीं बता रहे, तो जिस बिल्डिंग जो जिस बेस पे खड़ी होगी वो ही आपने नहीं दिया। तो अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस भले ही सही दो, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो आप दो। तो हमने ये जरूर देना है यहाँ पे। अब ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें हमें ये बेसलाइन नहीं देनी होती, की टर्म नहीं देना होता। अगर वो एआई के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है तो आज के दौर में हमें एआई की इतनी जरूरत नहीं है कि उसको डिफाइन करें। हाँ, लेकिन अगर उसका क्वेश्चन है एजेंटिक एआई या जनरेटिव एआई, तो उसके ऊपर हमने पहले डिफाइन करना है कि इसका पैरामीटर्स क्या है, ये जो है ना बेस किस पे ऊपर जो है ना कर रही है। फिर हमने क्वेश्चन टाइप देख लिया। क्वेश्चन टाइप में हमने देखा कि ये कॉज पूछ रहा है, या ये डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, या ये कोई क्वेश्चन कर रहा है, या ये कोई साइड लेने को कह रहा है, कोई हमें पोजीशन ले रहा है। तो इस पे हमने ये देखा कि ये एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने प्रॉब्लम को देख के उसको डिफाइन करना है और सॉल्यूशंस को देना है। साइड वाइड की यहाँ पे कोई बात नहीं है। इसमें जब भी आप देखो ऐसे में तो कुछ चीजें जो है उसको रूल आउट करना होता है। रूल आउट करने का मतलब वो चीजें जो इस टॉपिक के रेलेवेंट तो है लेकिन एग्जामिनर ने पूछा नहीं है, तो हमें इसमें वो डालने नहीं है। यानी कि आप हिस्ट्री बताओ और पूरा ऐसे आपका उस पे हो जाए कि ब्लॉक पॉलिटिक्स और मल्टीपोलरिटी या बाइपोलर, इनके ऊपर हमने जो है ना पूरा ऐसे खत्म नहीं कर देना, क्योंकि वो एक बेसलाइन पूछ रहा है। सिर्फ हमें मेन जो है वो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस पे बात करनी है, सिर्फ उसका कॉन्टेक्स्ट देना है। तो ये हमने बैलेंस रखना होता है कि किस चीज को हमने जो है ना यहाँ से निकाल देना है और किस चीज को यहाँ पे डिस्कस करना है। अब हमने समझ लिया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एक बैलेंस शीट है, यानी कि एक कैनवस है, एक प्रेमिस है किसका, कि चेंजिंग ऑर्डर का, इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज हो रहा है। उसके ऊपर एक साइड से हमने अपॉर्चुनिटीज बतानी है, दूसरी साइड से हमने चैलेंजेस बतानी है और दोनों को सोल्व करना है, उसके लिए स्ट्रेटजी बतानी है। तो एक बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से सिंपल है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्म करें। तो जब फर्स्ट लेक्चर लिया था सर तारिक ने, उसने कहा था कि आपने क्वेश्चन जब सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग आप करो तो माइंड में कोई फिल्टर ना लगाओ, बस उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो आपके माइंड में आ रहा है उसको लिखते जाओ। वो हमारा लास्ट जो पेपर पेज होता है ना आंसर शीट का, उसके ऊपर हम रफ वर्क कर रहे होते हैं। उधर हमारे माइंड में जो आ रहा होता है हम लिख देते हैं। जैसे यूएस चाइना राइवलरी है, वो ट्रेड और टेक्नोलॉजी को शेप कर रही है। ये यूएस चाइना की जो ट्रेड वार है, और अब जो है ना चिप वार चल रही है। फिर सीपेक के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। उसके अलावा डी डॉलराइजेशन हो रही है। उसके अलावा डेट जो है ना कंसंट्रेट हो रहा है, चाइना फाइनेंस कर रहा है, उस डोमिनेट कर रहा है चाइना की जो फाइनेंसिंग है, और उसको जो है ना वो इसमें साउथ अफ्रीका में कह रहे हैं कि वो उसको कॉलोनाइज कर रहा है न्यू तरीके से। इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में डोमेस्टिक। उसके अलावा ब्लॉक पॉलिटिक्स है, उसकी रिस्क है।
ब्रिक्स एक्सपेंड हो रही है, गल्फ स्टेट्स में डाइवर्सिफिकेशन आ रही है, जो वो यूएसए के ऊपर डिपेंड थे अब उसको जो है ना वो रीथिंक कर रहे हैं। जो है इंडिया का जो क्वाड है, यूएस स्टेट है, वो रीजनल बैलेंस में चेंज आ रहा है। पाकिस्तान के जो कॉरिडोर जियोग्राफी है उसमें मल्टीपल पावर्स आना चाह रहे हैं, यूएसए आ रहा है। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि ग्वादर चाइना ने बनाया है, तो एक दूसरी साइड को जो है ना यूएसए एक्सप्लोर कर रहा है पाकिस्तान के साथ, कि हम भी दूसरा बलूचिस्तान में जो है कोस्टल लाइन पे एक पोर्ट बनाए। इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज है, मतलब जो भी आपके माइंड में मल्टीपोलरिटी और पाकिस्तान के रिलेटेड आ रहा है उसको आपने नोट करना है। वंस आपने नोट करना है तो इस नोट करने के लिए आपने डिफरेंट लेंसेज को देखना होता है। आपने पॉलिटिकल लेंस में भी देखना है, इकोनॉमिक लेंस में देखना है, सोशल, इंटरनेशनल या डिप्लोमेटिक, हिस्टोरिकल, उसके अलावा एथिकल और इंस्टीट्यूशनल। ये अगर आप डिफरेंट लेंसेज लगाएंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर तो आपके पास ढेरों सारा जो है ना नॉलेज आ जाएगी। यानी कि आपके पास आर्गुमेंट्स आ जाएंगे, आपके पास फैक्ट्स आ जाएंगे, डेटा आ जाएगी। तो आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव अमाउंट होगा उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, अगर ये आप लेंसेज लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है भाई G0 लीडरशिप है, एक वर्ल्ड है जिसमें कोई भी गवर्नेंस नहीं है, वैक्यूम है, तो हर कोई जो है ना यूनिलेटरल डिसीशंस ले रहा है। जियो इकोनॉमिक्स जो है जियो स्ट्रेटजी को ओवर परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा इस सोशल में पाकिस्तान में यूथ बल्ज है, लेकिन हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना उसमें रैंकिंग बहुत लो है। ब्रेन ड्रेन है, फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डायस्पोरा और सॉफ्ट पावर, तो उसमें हमारी जो है ना फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है ना क्वेश्चंस हैं, तो क्या ब्रेन ड्रेन करना चाहिए या उनको यहाँ पे रिटेन करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसको डिफरेंट लेंसेज के ऊपर देखना लाजमी है। अब जब हमने ये सारी डेटा इकट्ठी कर ली, हमारे पास आर्गुमेंट्स आ गए, डेटा आ गई, तो फिर हमने क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सी डेटा, कौन सा आर्गुमेंट हमें रिटेन करना है और कौन से आर्गुमेंट्स उनको हमने रिटेन नहीं करना, उनको जो है ना डिस्कार्ड करना है। तो ये तीन चीजें हम देखेंगे जिसकी वजह से आर्गुमेंट को रखेंगे या उसको छोड़ देंगे। तो पहला कि वो जो आर्गुमेंट है क्या उसको मैं प्रूव कर सकता हूँ, उसके लिए कोई रियल स्टेटिक, कोई रिपोर्ट, कोई केस मेरे पास है, या वो खाली एक ओपिनियन है, कोई क्लेम है। दूसरा, क्या वो डिस्टिंक्ट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो कैंडिडेट होते हैं उनको ये से लगता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो डिफरेंट है मेरी दूसरे आर्गुमेंट से, हालांकि वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो अगर वो 15 आर्गुमेंट दे रहे होते हैं तो हार्डली उनके 5 आर्गुमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट होते हैं, बाकी सारे एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। तो अगर रिडंडेंसी आ रही है तो हमें उधर मर्ज करके लिखना चाहिए, एक ही जो है ना सिंगल आर्गुमेंट लेना चाहिए, उनको ओवरलैप नहीं करना चाहिए। और इधर जो है ना एक की कैंडिडेट की जो एक स्किल है ना उसको टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद क्या जो मैंने आर्गुमेंट लिया है वो थीसिस के साथ जो है ना अलाइन है, थीसिस को सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये तीनों आप चीजें लगा के उन आर्गुमेंट्स को फिल्टर आउट करते हो। तो कुछ आर्गुमेंट्स आपने कीप करने होते हैं, कुछ आप जो है ना कट कर देते हो। जैसे मल्टीपोलरिटी थियरी, उसकी हिस्ट्री नहीं देना, वार नैरेटिव्स इतना नहीं देना हमें, टेक्नो फ्यूडलिज्म, यानी कि इनको हमें सिर्फ टच करना है, इतना उसमें पाकिस्तान का रोल नहीं है या पाकिस्तान के साथ नहीं है तो उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, जो जेन्युइनली उसके रिलेटेड हैं और पीछे जो हमने तीन पैरामीटर्स देखे कि उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, उसके अलावा वो डिस्टिंक्ट भी है और थीसिस को सर्व कर रहा है, तो उनको हम रिटेन करेंगे, बाकी जो है उनको हम छोड़ देंगे। जब हमने ये रिटेन कर लिए कोई 10-15, अच्छा देखो किसी भी ऐसे में 10-15 आर्गुमेंट होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैक्सिमम भी तो 20 आपके जो है ना हो सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि टाइम का भी कंस्ट्रेंट होता है, तो आपने ये देखना होता है। अब उसके बाद आपने क्या करना होता है, थीसिस को ड्राफ्ट करना होता है। यानी कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, उसके ऊपर आर्गुमेंट्स को इकट्ठा किया, अब उसके ऊपर आप थीसिस बनाते हो। तो अब थीसिस को कैसे बनाते हो, पहले तो एक्नॉलेज करो, यानी कि जो क्वेश्चन में एक उसने बेसलाइन दी है उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हो। ये उसका फार्मूला मैंने बनाया हुआ है।
उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात कर रहे हो क्योंकि उसने क्वेश्चन वो किया हुआ है, ठीक है। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आप कंडीशनल बनाते हो। कंडीशनल क्यों बनाते हो? क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है। ये जो हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो इसमें रिस्क भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। तो वो डिपेंड कर रही है कि उसको किस तरह से केस किया जाता है। तो हमारा जो वर्डिक्ट होगा वो कंडीशनल होगा, ठीक है। अब मैंने एक्नॉलेज कैसे किया कि जो while the fraying of unchecked western primacy and the rise of genuinely multipolar order anchored by US China rivalry and 11 member BRICS and assertive middle powers, ये मैंने कहा कि भाई शिफ्ट को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। फिर फिर मैंने क्या कहा, ऑफर्स पाकिस्तान रेयर स्ट्रेटेजिक लैटिट्यूड टू डाइवर्सिफाई इट्स पार्टनरशिप्स, दिस अपॉर्चुनिटी विल कन्वर्ट इनटू ड्यूरेबल नेशनल गेन ओनली इफ इस्लामाबाद, देखो मैंने पाकिस्तान को हटा के इस्लामाबाद क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वर्ड्स कर रहा हूँ, कैन अवॉइड द ब्लॉक अलाइनमेंट ट्रैप्स, date vulnerabilities and institutional incoherence that risk leaving it a bystander rather than a beneficiary of the new order। मैंने एक्नॉलेज किया कि भाई हाँ ये चेंज हो रहा है। फिर मैंने बताया कि हमारे पास रियल अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और फिर मैंने बताया कि वो अपॉर्चुनिटीज कंस्ट्रेंड कैसे हैं, कौन सी ऐसे रिस्क हैं जो उनको कंस्ट्रेंड कर रही हैं और उनको हमें देखना है, उनको हमने खत्म करना है, मिटिगेट करना है, विथ स्टैंड करना है। और फिर ये मेरा एक थीसिस बन के आ गया, ये मेरा स्टांस है, ये मेरे ऐसे का क्रक्स है कि मैं अपने ऐसे में इन्हीं चीजों को डिस्कस करूंगा, और ये मेरी पोजीशन आ गई। अब ये थीसिस स्टेटमेंट हमने बना लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने पूरी आउटलाइन का स्केलेटन बनाना है। अब आउटलाइन आप जो बनाते हो उसके ये लेवल्स होते हैं। पहला लेवल जो मेन हेडर होता है उसको आप न्यूमेरिकल दे सकते हो, नंबर दो, रोमन दो, जो भी दो, ये मैंने यहाँ पे आपके साथ सैंपल बताया है। आगे मैं स्लाइड में आपको बताता हूँ कि आपने वो कैसे जो है ना उसका स्केलेटन रखना है। उसके नीचे सब लेवल होता है, ये आपका मेन हेडर होता है या एक्सेल होती है। उसके नीचे आपके आर्गुमेंट आते हैं, फिर आर्गुमेंट के नीचे आप केस स्टडीज देते हो, ठीक है। आपने कोई स्टेटिस्टिक डाली, कोई डेटा डाला, कोई केस इन पॉइंट डाला, ये तीन आपके लेवल्स होते हैं आउटलाइन के अंदर। अब कैसे होगा, इस जो है ना आउटलाइन पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये आपका यहाँ पे आ जाता है टॉपिक, सही है। सबसे पहले तो आपने इस पेज को ऐसे मार्जिन लगाने होते हैं, ये आपके मार्जिन लग गए, सही है। यहाँ पे आप लिखते हो आउटलाइन, आउटलाइन को ये दे दिया। आउटलाइन लिखने के बाद इसको आपने ऐसे अंडरलाइन करना है ताकि ये खूबसूरत नजर आए। उसके बाद यहाँ पर मेन हेडिंग देंगे हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इसको भी हमने अंडरलाइन किया हुआ, और इसके नीचे यहाँ पर मैं थीसिस स्टेटमेंट लिखूंगा, सही है। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है वो मेरी होगी, लेट सपोज के जो मल्टीपोलरिटी चेंज हो रही है वो, जिस इस तरह से मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है मल्टीपोलरिटी चेंज हो रही है, ये मेन मेरा आर्गुमेंट है ना, चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। अब इसके नीचे जो मैं आर्गुमेंट्स दूंगा वो इस तरह से होंगे, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये आर्गुमेंट आ गया, ये आर्गुमेंट आ गया, ये आर्गुमेंट आ गए, और इसके नीचे अगर स्टेटिस्टिक देनी है तो वो मैं यहाँ पे स्टेटिस्टिक दूंगा, सही है। अब इसमें क्या करो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में गैप रखो ताकि एक आउटशाइन लगे, आपकी जो है ना वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये अलाइनमेंट भी देखो, ये जो मेन हेडिंग से ये बाहर है, उसके अंदर जो छोटी हेडिंग से वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट बिल्कुल साथ होनी चाहिए, बिल्कुल सही से होनी चाहिए। ये आपकी आउटलाइन का स्केलेटन होता है, इस तरह से आपकी आउटलाइन बनती है। अब हमारे वाले केस में क्या है कि हमने ये क्वेश्चन लिया, इसके ये मेन वेरिएबल्स हमने देख लिए, ये 6 जो है ना मेन वेरिएबल्स देख लिए। इंट्रोडक्शन आ गया,
ये मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो है ना मेन हमारी वो स्केलेटन है। इसके ये ट्रेंड से, तो इसके अगर आर्गुमेंट्स दूंगा तो मैं यहाँ पे एबीसी दूंगा, इसकी अपॉर्चुनिटीज दूंगा तो यहाँ पे दूंगा एबीसी, इसकी ये यहाँ पे दूंगा, ये यहाँ पे दूंगा। ठीक है, इस पे मुझे आर्गुमेंट ज्यादा नहीं देने। ये क्यों नहीं देने? क्योंकि ये तो मुझे सिर्फ एक बेसलाइन बनानी है कि हाँ भाई ये इमर्जिंग जो चेस बोर्ड है ग्लोबल ऑर्डर की वो है, उसके ये ट्रेड्स हैं, ये ट्रेंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान के लिए, ये मेरे 7-8 आर्गुमेंट ये होंगे, और जो रिस्क हैं वो 7-8 आर्गुमेंट होंगे, और जो मैं यहाँ पे उसको ऑप्शंस बताऊंगा, स्ट्रेटजीज बताऊंगा, रिकमेंडेशंस दूंगा, वो 6-7 होंगी, और मेरा कंक्लूजन होगा। ये हमारी आउटलाइन हो जाएगी। ठीक है, अब इनमें जो है ना, ये जो मैं आर्गुमेंट्स दूंगा इनमें केस स्टडीज को जरूर डालूंगा, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि मैं जो आर्गुमेंट दे रहा हूँ वो वेल सपोर्टेड है, वो वेल रिसर्च्ड है। यहां तक समझ आ गया होगा कि ये हम किस तरह से आउटलाइन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने ये जो है ना स्ट्रेटजीज नहीं पूछी थी, लेकिन मुझे नीड फील हुई कि मैंने अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं, रिस्क भी दिए हैं, अब इसमें से कैसे फायदा उठाया जाए वो तो मुझे लाजमी देना है। ठीक है, तो ये इम्प्लाइड था, उसने पूछा नहीं था लेकिन इम्प्लाइड था और मैंने बता दिया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कम डिस्कस करना है। क्यों कम डिस्कस करना है? क्योंकि मेन क्वेश्चन तो ये नहीं है, मेन क्वेश्चन तो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस है, तो इस पे मुझे ज्यादा डिस्कशन करनी है। इसको मैंने बैकग्राउंड देना है, एज अ बैकग्राउंड इसको डिस्कस करना है। ठीक है, अब दूसरी सब लेवल जो है, अब यहाँ पर फ्रॉम यूनिपोलर मूवमेंट टू कंटेस्टेड मल्टीप्लेक्स ऑर्डर, ये मेरा मेन स्केलेटन का मेन हेडर था। तो इसके नीचे मैंने एक जो है ना छोटी सी वो आर्गुमेंट देनी है, तो आर्गुमेंट में 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। एक तो वो उसकी मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके ऊपर आपने डेटा देना है, और फिर उसका एविडेंस हो। और ये एविडेंस जब आप ऐसे में लिख रहे हो ना, यानी कि आउटलाइन में भी, और लेकिन जब आप वहां पर लिख रहे हो पैराग्राफ्स के अंदर, तो इसको बोल्ड करके लिखें, ताकि वो शाइनिंग लगे, दूर से नजर आए कि हाँ भाई इसने डेटा डाला हुआ है, इसके जो आर्गुमेंट्स है वो वेल रिसर्च्ड हैं, और उनका कॉन्स्टिट्यूंस होना चाहिए। अब ये आपके जो है ना ABCD, ये जो है ना आपके आर्गुमेंट्स आ जाते हैं उसके नीचे, मेन हेडर के नीचे। इस तरीके से ये हमारा दूसरा हेडर था, इसके ये मेन आर्गुमेंट्स आ जाते हैं। फिर आपका ये तीसरा था, रिस्क वाला कॉलम था, इसके मेन आर्गुमेंट्स आ जाते हैं। अच्छा, ये जो मेन आर्गुमेंट्स है ना, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ये बाद में क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि इसके ऊपर जो थीम्स है ना वो मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। थीम्स, इकोनॉमी का थीम हो गया, ग्लोबल ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज है, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल, उसके अलावा आपकी AI टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, जेंडर इक्वलिटी, ये सारे जो थीम्स हैं इनको हम बाद में प्रिपेयर करेंगे। और प्रिपेयर करते हुए हमारे पास डेटा होगी, हमारे पास आर्गुमेंट्स होंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो डेटा है इसको किस तरह से यूज करना है, कहाँ यूज करना है, हमें अपने आर्गुमेंट्स को कैसे फ्रेम करना है, उसके लिए कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कौन सी लैंग्वेज हो, एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, वो सारा कुछ जो है ना थीम्स में सिखाऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको आउटलाइन सिखा रहा हूँ कि आउटलाइन हमारी बनेगी कैसे। ये हमारे रेमेडीज वाला आ गया सेक्शन। ठीक है, अब काउंटर आर्गुमेंट, इस ऐसे में काउंटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने कोई साइड वाइड पूछी नहीं है। साइड जब लेते हैं हम, आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, तो तब हम जो है काउंटर आर्गुमेंट दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ तो उसने कोई भी आर्गुमेंट काउंट किया ही नहीं है कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसने तो कहा कि हाँ भाई हो रहा है। अब इसमें रिस्क और अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं? तो इसमें हमने ये नहीं कहना कि भाई नहीं नहीं ये तो नहीं हो रहा, तो वो यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक माइन्यूट जो है ना चीज ये है कि ऐसे हो सकता है कि जब आप ऐसे लिख रहे हो, और यहाँ पे आपको ये पता है कि मल्टीपोलरिटी आ रही है, वर्ल्ड जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उस पर कोई रिस्क आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है पाकिस्तान के लिए, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों सेम हो।
तो वो तो कहेगा, तो फिर तो आप अपनी बात जो है ना उसको ही नेगेट कर रहे हो कि वही अपॉर्चुनिटी है, वही जो है आपकी रिस्क है। तो इस पे जो है ना, ये तभी मैंने ये डाला हुआ है कि आपको उनको फिर देखना है कि ऐसा ना हो कि वो अपनी बात को आप काउंटर कर रहे हो। लेकिन अगर आपका ऐसे जो है आर्गुमेंटेटिव है, जिसमें आपने साइड लेनी है, तो फिर आप वहां पर काउंटर आर्गुमेंट देते हो। और काउंटर आर्गुमेंट का मतलब है कि मैं ये वाली साइड ले रहा हूं, लेकिन दूसरे लोग इस साइड को भी ले सकते हैं, और उसकी वजह ये है, उसके रीजंस ये हैं। और फिर उनके रीजंस को आपने रिफ्यूज भी करना होता है, रिबटल देना होता है कि भाई ये जो वो कह रहे हैं, लेकिन वो उनका जो एविडेंस है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, लिहाजा जो मैं स्टांस ले रहा हूं वो ज्यादा प्रूव करता है। तो वो आपने उनको काउंटर आर्गुमेंट के थ्रू प्रूव करना होता है। अब लास्ट में आपका आ जाता है कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? देखो, कंक्लूजन मैंने आपको पहले भी कल भी सिखाया था कि जो आपका इंट्रोडक्शन है और जो कंक्लूजन है वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। वो उनका स्टांस तो सेम होना चाहिए, आइडिया सेम होना चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे की कॉपी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, हमने कैसे लिखा है कंक्लूजन, द मल्टीपोलर मूवमेंट इज अ डोर। ये एक दरवाजा है, नॉट अ डेस्टिनेशन। यानी कि इसके ऊपर आप जो है ना ये ना कहोगे बस खत्म हो गया। इट ओपन्स द रूम टू मैन्यूअर, बट ओनली इकोनॉमिक कोहेरेंस एंड अ पीसफुल पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब पाकिस्तान के जो रीजनल स्टेट्स हैं उनके साथ रिलेशन। लेट पाकिस्तान वॉक थ्रू इट। और फिर जिन्ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का यहाँ पे कोट डाल दिया आपने, तो अपनी बात को जो है ना आपने सॉलिड बना दिया। जिन्नास फ्रेंडशिप टू ऑल, मेलाइज टू नन, कैन फाइनली बिकम अ स्ट्रेटजी इफ द नेशन फर्स्ट गवर्न्स इटसेल्फ। तो ये आपका कंक्लूजन आ गया, आपने अपनी बात को पूरा कर दिया। इसने क्या किया? इसने एंकर किया जो सारे पैराग्राफ्स थे आपके, जो सारे आपके आर्गुमेंट्स थे, और इसने जो है ना थीसिस के ड्रिफ्ट को जो है ना रोक दिया। और बाद में क्या है, इसने जजमेंट को सिग्नल किया। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन आ जाता है, ये आपकी आउटलाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब अगर जो हमने ऐसे किया उसका मैं बताऊं, तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन के नीचे हमने थीसिस स्टेटमेंट दी। फिर हमारा मेन हेडर है कि प्रेमिस। प्रेमिस जहाँ पे ऑर्डर इज चेंजिंग, उस ऑर्डर जो चेंज हो रहा है उसके नीचे आपने जो आर्गुमेंट देने, आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपने वहां पर स्टेटिस्टिक्स, एग्जाम्पल्स, एविडेंसेस, केस स्टडीज या स्कॉलर्स के ओपिनियंस को कोट करना है। उसके बाद दूसरा हमारा हेडर था, मेन जो हेडिंग थी वो थी कि अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं। और फिर थर्ड मेन हेडिंग हमारी थी कि रिस्क कौन सा है। और चौथा हमारा काउंटर। काउंटर यहाँ पे नहीं आएगा, ये जो है हम यहाँ पे देंगे स्ट्रेटजीज, या जो स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस थे या रिकमेंडेशंस थी। और लास्ट में हमारा कंक्लूजन। ये पूरा हमारा ऐसे बन गया, ये हमारी आउटलाइन बन गई। यहाँ पे फिर से मैंने उसको दोबारा बताया हुआ है। तो ये हमारा टॉपिक था। टॉपिक हमने ऊपर लिखना होता है, जब आपके सामने जो पेपर आ गया उसके ऊपर ये टॉपिक लिखा आपने। फिर आपने हेडिंग देनी होती है इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपकी नीचे थीसिस होती है। फिर दूसरी हेडिंग आपकी होती है ट्रेंड्स की। उसके नीचे आपने 2-3 ट्रेंड्स लिखे, यानी कि वो बता रहा है कि किस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रही है। और फिर तीसरी हेडिंग आ जाती है आपकी अपॉर्चुनिटीज की। फिर उसके नीचे आपके जो है ना आर्गुमेंट्स आ जाते हैं। चौथी आपकी होती है रिस्क की, उसके नीचे जो है आप आर्गुमेंट दे रहे हो। पांचवी आपकी होती है सोल्यूशंस की, उसके नीचे 4-5 सोल्यूशन देते हो। लास्ट में कंक्लूजन होता है। और ये आपका पूरा स्केलेटन होता है ऐसे का। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ आ गया होगा कि आपने ऐसे लिखना कैसे है। एक बार दोबारा भी मैं बता दूं कि सबसे पहले ऊपर ऊपर आपने क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन के नीचे पहले तो डिकोड करना था वो जो हमने स्टेप्स किए। ठीक है, अच्छा, वहां तक मैं आता हूँ बाद में। पहले मैं ये चीजें आपको समझा दूं कि आपके पास ऐसे को
जो वेटेज देता है, जो उसकी आपकी बात में जो है ना वेट लाता है, जो उसको वजन देता है, वो ये चीजें होती हैं। यानी कि आपके पास स्टेटिस्टिक्स हैं, आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, एविडेंसेस हैं, यानी कि जो भी आप क्लेम कर रहे हो ना, उस क्लेम को आप प्रूव कर रहे हो, और प्रूव करने के लिए आपके पास एविडेंस है। और कल मैंने आपको पढ़ाया था कि एविडेंस कुछ भी हो सकता है, डेटा हो सकता है, बुक का रेफरेंस हो सकता है, रिपोर्ट हो सकती है, किसी स्कॉलर का ओपिनियन हो सकता है, कोई केस स्टडी हो सकती है, कोई कंपैरिजन हो सकता है। तो कुछ भी आप दे सकते हो। और जब ये आप लिखो तो इनको आपने बोल्ड करना होता है, जिसकी वजह से ये नजर आ रहे होते हैं और आपकी बात को जो है ना ये गहराई दे रहे होते हैं। तो ये आपके पास, मैंने कहा ना, जब थीम्स हम पढ़ेंगे तो ये मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। ये थिंकर्स हैं जो आप कोट कर सकते हो। अब किसी भी ऐसे के अंदर जो आउटलाइन आप बनाते हो तो वो क्या उसमें नहीं होना चाहिए। पहले तो उसने पूछा है कि भाई पाकिस्तान का लिंक दो। तो अगर पाकिस्तान का लिंक नहीं दे रहे हो तो आपका ऐसे तो जो है आउट ऑफ जो है ना वो कोर्स चला गया। तो लाजमी इसमें आपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को ही रखना है। वन साइडेड आंसर नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो, इसमें अगर एक बच्चा है वो मल्टीपोलरिटी को सारा दिन डिफाइन कर रहा है और लास्ट में इसने दो अपॉर्चुनिटीज दो रिस्क बताई हैं, तो उसका ऐसे फेल है। क्योंकि मल्टीपोलरिटी तो जस्ट एक लेंस था जिससे आपने देखना था। मेन क्वेश्चन तो आपका अपॉर्चुनिटीज और रिस्क थे। इस तरीके से अगर आपका आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है तो उसमें भी आपने कोई वन साइड नहीं लेनी। ऐसा नहीं कि आपने, आपके पास जो है ना उसने एक साइड लेने को कहा है लेकिन आप दूसरी जो है ना बता ही नहीं रहे हो। और ऐसे भी नहीं है कि कोई बैलेंस वाला हो। मान लो कि आपने मल्टीपोलरिटी को यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं किया, लेकिन रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को आपने इम्बेलेंस कर दिया। अपॉर्चुनिटीज आपने 12 लिख दी और रिस्क आपने जो है ना 3 लिख दी। तो फिर से ये जो है ना इम्बेलेंस हो जाएगा, वन साइडेड आंसर हो जाएगा। स्टेल एविडेंस। एविडेंस का मतलब ये है कि जेनेरिक दे रहे हो, जैसे कि भाई राइजिंग चाइना, उसके अलावा पाकिस्तान में राइजिंग पॉवर्टी है, ठीक है, और हम कहें कि भाई हम डेट जो है उसके ट्रबल में, जियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, तो ये जेनेरिक है। ये आपके एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम अगर बता रहे हैं कि पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 168 आउट ऑफ 193 कंट्रीज है अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग ऑफ 2025, तो ये एविडेंस है, ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। ठीक है। इसी तरीके से आप अगर रेमिटेंसेस का बता रहे हो तो आप बताओगे 38.5 बिलियन डॉलर जो है वो रेमिटेंसेस पाकिस्तान को आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका एविडेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जेनेरिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने लेबल हेडिंग्स। अब देखो ऐसे था, अब बच्चों ने मुझे भेजा भी है वो ऐसे, जो है ना यही ऐसे उन्होंने किया हुआ है। तो क्या कर रहे हैं, ये पहला जो है ना इंट्रो दिया, दूसरी हेडिंग उन्होंने दी भाई मल्टीपोलरिटी, तीसरी हेडिंग उन्होंने दी भाई अपॉर्चुनिटीज, चौथी दी रिस्क। अब ये अपॉर्चुनिटीज रिस्क अगर आप ये बस वन वर्ड ऐसे हेडिंग दे रहे हो ना, ये काम की नहीं है। ये बता रहा है कि आप सोच नहीं रहे हो। तो आप जो आंसर है उस क्वेश्चन है उसको रीस्टेट ना करो ना, आपने उसमें डिफरेंट वोकेबलरी यूज करनी है और एक डिफरेंट उसको जो है ना पढ़ने वाले को महसूस हो कि आप उसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग दे रहे हो। तो इस तरीके से आपने नहीं लिखना, ठीक है ना। जैसे हमने इसमें मैंने आपको पूरा बताया ना कि भाई चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर पोजेज थ्रेट्स टू पाकिस्तान, तो कौन सी थ्रेट, उसने रिस्क बताई, मैंने थ्रेट्स कह दिया। ठीक है। इसी तरीके से आ, ये अपॉर्चुनिटीज के लिए हम दूसरा वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिविडेंड ऑफर्स ऑफर्ड बाय चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर टू पाकिस्तान। तो इस तरीके से डिफरेंट आपने देना होता है, वही नहीं स्टेट करना होता। वो सिंपलिस्टिक आपको बनाता है और एग्जामिनर को जो है ना ये व्यू जाता है कि आप ज्यादा सोच नहीं रहे हो, आप बस अपने जो फैक्ट्स याद किए हो ना उसको स्पिट कर रहे हो, यू आर जस्ट स्पिटिंग द फैक्ट्स। तो एग्जामिनर को वो बंदा चाहिए जो थिंक कर रहा है। वो स्टेटिस्टिक्स एविडेंसेस को यूज तो करेगा, लेकिन
वो उनको बस ऐसे ही लिखता नहीं जाएगा, एक लॉन्ड्री लिस्ट नहीं बनाएगा, वो थिंक करेगा, उनको मोल्ड करेगा, इम्बीड करेगा। ही विल वीव इन इनटू द आर्गुमेंट्स ऑल दोज फैक्ट्स एंड डेटा। ठीक है, तो ये लाजमी है। और ऐसे भी ना हो कि आपने कोई फैसला ही नहीं सुनाया, आपने अपॉर्चुनिटीज और रिस्क तो डिफाइन की, आपने ये फैसला ही नहीं किया कि पाकिस्तान को उससे फायदा कैसे होगा, या पाकिस्तान इससे जो है ना कैसे निपट सकता है, तो वो भी आपका फिर ऐसे इतना खास आउटशाइन नहीं करेगा। अब ये मैंने आपके लिए आउटलाइन क्वेश्चंस दिए हैं, अब वो मैं ग्रुप में जो है ना फिर से इनको असाइनमेंट के फॉर्म में दूंगा कि आपने इस तरीके से अब आउटलाइन बनानी है। तो वहाँ पे मैं इनको स्टेट करूंगा। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आज हमने सीखा क्या। पहले तो हमने ये सीखा कि क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है। उसके बाद हमने ये सीखा कि क्वेश्चन को जो हमने सिलेक्ट किया है तो उसके हमने पिलर्स कौन से बनाने, मेन बॉडी स्केलेटन क्या होगा, की वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, यानी कि जो मेन हेडर्स हैं वो कौन से होंगे। उसके बाद थीसिस बनाना हमने सीखा कि थीसिस में हमने पहले वो करना है, उसकी बात को मानना है या अपने स्टांस को लेना है। उसके बाद वो ऑफर करनी है बातें जो हम सोच रहे हैं और फिर उनको वर्डिक्ट के फॉर्म में बताना होता है। उसके बाद हमने पूरा ऐसे बना लिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही था। और आप लोगों को इस पे कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो, हमारे पास 2 मिनट हैं। एनीवन क्वेश्चन? సరే ನನಗೆ ಗ್ರೂಪ್ में अलाउ किया तो वो ग्रुप में क्वेश्चंस. चलिए भाई, तो फिर ये हम हेलो. नहीं तो ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, ग्रुप जी में सर मैं जी. आपको लोगों को अलाउ करता हूँ, वहां पे आप फिर ये क्वेश्चंस पूछ लें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो होगा लेक्चर होगा उसमें हम इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि हमने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। ठीक है, और काइंडली जो है आप असाइनमेंट ज़रूर करें। मैं फिर से यही बात दोहराऊंगा कि अगर आप असाइनमेंट नहीं कर रहे ना, आप कितना भी पढ़ लें आपके काम नहीं आना। मेन चीज़ है आपने असाइनमेंट्स को करना, राइटिंग को जो है ना अपनी हैबिट में लाना। तो प्रैक्टिस करें, तभी जाके आप पास करेंगे। बाकी इंशाल्लाह जो है CSS 2027 हो या ये CC हो, आप पास कर लेंगे इंशाल्लाह। हम फिर साथ में ही सेलिब्रेट करेंगे।